अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, अहद इमरान में हम जी रहे हैं तो बात होगी करप्शन के ख़ात्मे की और एहतसाब ही की। और आज एक ताज़ा तैनाती हुई है क्योंकि शहजाद अकबर साहब अपनी खिदमात सर अंजाम देने के बाद रुखसत हो गए या कर दिए गए, तो उनकी जगह साबिक DG नैब जो कि 2010 में नैब में तैनात रहे और मुख्तलिफ रीजन्स में उन्होंने अपनी खिदमत 4 साल तक सर अंजाम दी, उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब मुकर्रर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये सुनीत थी कि शायद चेयरमैन नैब तब्दील होने जा रहे हैं और उसके लिए मुख्तलिफ नाम गर्दिश कर रहे हैं, उन पर गौर किया जा रहा है, लेकिन उसके बजाय शहजाद अकबर साहब चेंज कर दिए गए। हालांकि ये भी तो हो सकता था कि उनको चेयरमैन नैब को उनके ओहदे से सुबुकदोश कर दिया जाता और मुशीर बराए एहतसाब तैनात कर दिया जाता, लेकिन मुसद्दक अब्बासी साहब को तैनात करने की वजह आपके ख्याल में क्या हो सकती है और क्या अपोजिशन को अब घबराना चाहिए? हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूँ जी कि ब्रिगेडियर साहब मुसद्दक साहब ये 2010 में नहीं, अच्छा, ये 99 में जब मुशर्रफ साहब आए और उन्होंने जब नैब बनाई तो उन्होंने इनको कराची भेजा। ये सर्विंग आर्मी ऑफिसर थे और 99 में इनको कराची भेजा। उस वक़्त एक ही हेडक्वार्टर होता था, अब तो कराची और सक्खर में 2 ऑफिसेस हो गए, मगर इनको 99 में भेजा वहाँ और ये वहाँ रहे काफ़ी अरसा। उसके बाद फिर ये 2010 में इनको ट्रांसफ़र किया गया टू पेशावर और वहाँ ये DG नैब रहे। और उसके बाद जब ये रिटायर हो गए तो इनको एडमिरल फसी बुखारी जब नैब चेयरमैन थे तो इनको फिर उस वक्त एज अ कंसल्टेंट हायर किया गया टू नैब। तो ये काफ़ी अरसा नैब में रहे हैं जी। और जब ये कराची में थे तो वहाँ एक ऐसी डेवलपमेंट भी हुई जब इन्होंने किसी FBR के किसी ऑफिशियल के ऊपर कोई केस खोला था, तो वो फिर केस वो कंप्लेंट गई टू सिंध हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने इनके ऊपर कुछ अच्छे रिमार्क्स पास नहीं किए थे कि ये ऐसे लगता था कि हरासमेंट हो रही है, तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी बनी। अच्छा। फिर वो केस भी ख़त्म हो गया। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये पेशावर में आए, फिर रिटायर हुए और फिर कंसल्टेंट बने। एंड तो ये इनकी बैकग्राउंड है। और फ़ौज के अंदर ये सर्विंग ऑफिसर थे, मगर इनकी प्रमोशन रुक गई थी वहाँ। और फिर उसके बाद जब ये नैब में आए तो फिर लोगों का कहना ये है कि अगर ये प्रमोशन होती रहती तो ये शायद नैब में ना आते, मगर क्योंकि प्रमोशन रुक गई थी और इंटेलेक्चुअल किस्म के ऑफिसर थे, पढ़ाई लिखाई काफ़ी करते थे। अच्छा। और कैलकुलेशंस करते रहते थे और एस्टिमेट्स लगाते रहते थे और बड़े कीन ऑफिसर थे, जिसे कहते हैं ना कीन, इन्वॉल्व्ड। तो इसलिए फिर इनको नैब में रखा गया। और तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है इनके साथ। तो अब इनको चुना इन्होंने। अब लोग ये पूछ रहे हैं, मुझे ये पूछ रहे हैं जैसे आपने पूछा कि ये क्या कामयाब होंगे या नहीं कामयाब होंगे, जहाँ शहजाद अकबर साहब कामयाब नहीं हुए। तो इस वक्त जो प्रिवेलिंग ओपिनियन है नैब के अंदर, क्योंकि मैंने कुछ नैब के लोगों से बात की है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये अच्छी अपॉइंटमेंट है, बुरी अपॉइंटमेंट है। वो चिड़िया वहाँ भी घूमती है ना, आपको तो पता ही है। तो वहाँ से ये खबर मिली है कि ये इन्होंने ज़ाहिर है इन्होंने इम्प्रेशन यही दिया होगा कि मैं वो काम कर लूँगा जो कि शहजाद अकबर साहब ने नहीं कर पाए, कन्विक्शंस नहीं कर पाए। और तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा अपना ये ख्याल है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड अपॉइंटमेंट। मैं इसलिए कहता हूँ कि यहाँ जो सारे मसले नैब के बने हुए हैं, 2 किस्म के मसले हैं नैब के अंदर। एक तो ये है कि नैब के अंदर केस अच्छा नहीं बनता, वहाँ हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स नहीं है उस किस्म के जो कास्ट आयरन केस प्रोसिक्यूशन के लिए बनाएं, और वहाँ टॉप लॉयर्स नहीं हैं जो कि जाके अदालतों में नैब के केसेस लड़ें जी। तो ये 2 कमज़ोरियाँ हैं नैब के अंदर कि तकड़े केसेस नहीं बना सकते, और क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ शायद अभी भी नहीं है, बिकॉज़ वो एक्सपर्टीज़ तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास होती है और टैक्स ऑफिशियल्स के पास होती है। जनरल्स और आर्मी के मेजर्स एंड कर्नल्स के पास वो नहीं होती वो ट्रेनिंग उसकी वाइट कॉलर क्राइम की। लेफ़्ट राइट तो ठीक है, ड्रिल्स ठीक है, जंग लड़ना ठीक है, मगर ये जो ट्रेनिंग होती है बड़ी खसूसी स्पेशल किस्म की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। वो नैब के अंदर वो उसकी कमी है। और फिर उसके बाद जो आगे जाके अदालतों के अंदर जो लड़ाई झगड़े करने हैं, वहाँ बड़े तकड़े वकील चाहिए,
और जो कि प्रोसिक्यूट कर सके। और नैब की ये भी कमज़ोरी रही है कि वहाँ तकड़े वकील नहीं। तो इसलिए क्या अब ये वकील भी ख़ुद भी वकील नहीं है। शहजाद अकबर साहब तो ख़ुद वकील थे, कानून बैरिस्टर थे, कानून जानते थे, इसलिए उन्होंने केसेस अपनी तरफ से तो तकड़े बनाए और काफ़ी मेहनत भी की, मगर रुकावटें उनके लिए काफ़ी थी। और ख़ुसूसन अदालतों के अंदर रुकावटें तो होती है, ड्यू प्रोसेस होता है और कानून है आपके जिसके बिना के ऊपर आपको करना पड़ता है सब कुछ, और इंडिपेंडेंट एविडेंस लानी पड़ती है, विटनेसेस लाने पड़ते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बड़ा मुश्किल काम है यहाँ। इसीलिए अदालतों के अंदर बहुत से केसेस 10-10 साल 20-20 साल चलते हैं। अब देखिए ना, लंदन में अगर ये कोई केस हो तो उसकी हर रोज़ हियरिंग होती है और 15 दिन में 20 दिन के अंदर वो कट मार देने, ख़त्म कर देते हैं। यहाँ 15-15 साल चलते हैं, वो एक हियरिंग के बाद महीने के बाद अगली हियरिंग होती है, और उस हियरिंग पे अगर एक बंदा ना आए तो फिर 1 महीना आगे हो जाती है, और पोस्टपोनमेंट्स मिलती रहती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्योंकि जजेस के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है, जजेस कम हैं, केसेस ज़्यादा हैं, कहीं तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन भी बहुत कमज़ोर होती है, तो फिर उनको भी झड़कें पड़ती हैं कि तैयारी करके आओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं नहीं समझता कि ये धक्का तो मारेंगे ही, मगर ये क्या कामयाब होंगे? आई डोंट थिंक सो। और अगर इनको इसलिए लाया गया है क्योंकि धमकी दी जाए और अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, और वहाँ जैसे शहजाद अकबर साहब भी बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये भी करेंगे। और मैं भी आपको एक पेशेंट वही कर देता हूँ कि आप देखिएगा कि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तो कागज़ रखे होंगे, पेंशन रखा होगा, और फिगर्स बड़े कोट करेंगे, और हर 2 मिनट के बाद अपनी ऐनक उतारेंगे और फिर ऐनक लगाएंगे एज अ रियल इंटेलेक्चुअल। राइट। जैसे मुजम्मिल असलम साहब आए ना, तो वो भी बड़ी अच्छी कैलकुलेशंस करते हैं, जवाब वो खजाने के हवाले से बड़े एक्यूरेट देते हैं। तो ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही होगा। अच्छा, जुबानी जमा खर्च तक अच्छे रहेंगे। लेकिन शहजाद अकबर साहब पे तो बरहमी की ये इतलात आई थी, जो इमरान खान साहब ने भी कहा कि वो डिलीवर नहीं कर सके, वो शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट नहीं डिलीवर कर सके, उधर लंदन में प्रूव नहीं कर सके, एसिड रिकवरी यूनिट कुछ लेकर नहीं आ सका सॉलिड, उसके बारे में भी डाटा अभी रिलीज होना है। और इधर मरीम नवाज साहिबा की कन्विक्शन नहीं हो सके, वो अपील में गई हैं, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि नैब की जानिब से आए शाएँ किया जा रहा है। तो इसका मतलब है मुसद्दिक अब्बासी साहब प्रेशर में काम करेंगे। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर है कि डिलीवर करो। यही प्रेशर शहजाद अकबर साहब के साथ था, अब इनके ऊपर भी यही प्रेशर होगा। तो अब हम देखना ये है कि क्या ये किस तरीके से इस प्रेशर को बर्दाश्त करते हैं, और क्या कोई डिलीवरी कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अच्छा है, और भी नाम गर्दिश कर रहे थे, उनमें से सिर्फ एक वकील साहब का भी नाम था जी, अजहर सिद्दीक। हाँ, वो भी बड़े अग्रेसिव किस्म के वकील हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब को टफ टाइम दे चुके हैं ना। हाँ, मगर वो कंट्रोवर्शियल बहुत हो चुके हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ कि वो इलॉन मस्क का नाम सुना आपने? जी सुना ना जी। बहुत बड़े सरमायादार हैं दुनिया के इस वक्त, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उनको ये पूछा गया कि जब आयशा आपके पास आती है इंटरव्यू के लिए कि जी मुझे रख लें एज एन एंकर, तो आप आयशा को क्या सवाल पूछेंगे? इंटरव्यू, हाँ, की क्वेश्चन क्या होगा? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मेरा की क्वेश्चन ये नहीं होता कि आप ये क्या है और वो क्या है और ये क्या है और आपको ये पसंद है या ये नहीं पसंद है, ये वो कहते हैं मेरे लिए एक ही चीज़ अहम है, वो ये है कि कोट अनकोट गेट द जॉब डन। अगर आप मुझे आगे आके एक्सक्यूज़ बनाएंगे कि जी मैंने तो ये किया, मगर आगे से अदालतें नहीं मेरे साथ दिया, मेरे साथ इसने साथ नहीं दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, मगर मैं क्या करता, वो पिछले जो हुकूमत थी वो ये कर गई थी। तो वो कहने का ये मतलब है कि एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। मुझे आके ये ना कहें कि जी मैं तो बड़ा तेज़ हूँ मगर मेरे आगे रुकावटें हैं। गेट द जॉब डन, गेट द जॉब डन। तो अगर तो ब्रिगेडियर साहब गेट्स द जॉब डन तो खान साहब इनको पसंद करेंगे, और अगर इन्होंने भी आके डिलेज हो गई और ये आके एक्सक्यूज़ेस देने पड़ गए, जी मैं क्या करूं, जी मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, यही शहजाद अकबर साहब के गले बात पड़ गई थी कि वो बस जी अब ये हो रहा है, मैंने ये तैयार कर लिया, हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। और वो हर महीने पूछते थे वो क्या हुआ, तुमने तो कहा था अगले महीने तक हो जाएगा, और जी अदालतों ने ये कर दिया, मैं क्या करता जी, ये हो गया जी, वो हो गया, आप फिक्र ना करें जी, अब अगले हफ्ते हम ये कर रहे हैं। वो लारी लपा लग 3 साल चले गए और खान साहब परेशान हो गए। उनका तो एजेंडा यही था ना कि कन्विक्शंस हों। ऊपर से एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है जिससे अब ये पता चला कि आप जिनको आप कहते हैं करप्ट हैं वो तो आपसे कम करप्ट थे, आप तो आपकी हुकूमत और आपका तो उससे ज़्यादा करप्शन में मुब्तला है। तो मेरा ख्याल है वो एक ऐसा माहौल बन गया है जिसके अंदर खान साहब अब डेस्परेट हो गए हैं कि किसी तरीके से 2 चीज़ें हो जाएँ। एक ये कि ये जो दाग लग गया है इसको दाग को हटाया जाए कि हमारी हुकूमत करप्ट नहीं है। इसीलिए फवाद चौधरी साहब और ये वो बातें कर रहे हैं कि ये रूल ऑफ लॉ के ऊपर हम मारे गए हैं, रूल ऑफ लॉ के। हालांकि आपने वो टेबल देखा है, उसके अंदर
6 मोटे बेकायदगियों के बारे में बात की गई है कि और बड़े जहाँ आप एक्सपर्ट spending करते हैं और जी। बड़े एक्सपर्ट इदारों से उन्होंने उसके ऊपर लिया डेटा लिया। हाँ डेटा लिया है और उनके परसेप्शंस क्रिएट किए। तो एक तो वो लगे हुए हैं कि जी बेसिकली कि जी कह तो सकते नहीं है कि अदालतों ने हमारे साथ गड़बड़ की है, उन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया, मगर इसलिए वो कहते हैं इदारे ये वो इस किस्म की बातें करते हैं। तो मगर आपस में जब बात करते थे तो वो जजेस को और उनको कहते थे ये जजेस ने ये किया, जजेस ने ये नहीं करने दिया, वो ये हो गया जी, मुलतवी हो गया जी, छुट्टियाँ हो गई जी, और आगे डेटे दे देते हैं जी, ये करते हैं जी, वो करते हैं, टाइम नहीं है सुनने का। तो सारा का सारा मलबा जो था शहजाद अकबर साहब और फ़ारूक नसीम साहब और ये सारे लोग जो हैं वो अदालतों पे डाल देते हैं। ठीक है। और अब देखना ये है कि खान साहब इनको लेके आए हैं कि अब करके दिखाओ, अदालतों में मत डालो, अदालतों का मसला है तो गेट द जॉब डन, गेट डन। अच्छा, गेट द जॉब डन के लिए कुछ पूछगछ भी की जा रही थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आपको पता है तलब किया था चेयरमैन नैब को। अब चेयरमैन नैब कोरोना का शिकार हो गए, उससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन राना तनवीर साहब, उनको भी कोरोना हो गया था। साबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब कोरोना तो कौन बन गई है तकरीबन। अब उनके बजाय जो डीजी नैब आए हैं उन्होंने कुछ वहाँ फिगर्स बताए हैं कि हमने इतनी डायरेक्ट की हैं रिकवरीज और इतनी इनडायरेक्ट की हैं। ऐसे मालूम होता है जैसे बस इतनी सी बात थी, लेकिन तासुर ये आ रहा है कि चेयरमैन नैब फेस नहीं करना चाह रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। इस तासुर के बारे में देखिए, वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़े शर्मिंदा किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं ना। आज एक खबर तो आज आ गई ना, ये भी पूछा जा सकता था वहाँ। आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला आया जी, नैब को पकड़ लिया उन्होंने कहा कि नैब हर जगह पे कहती फिरती है कि हमने रोका है नैब को तफ्तीश करने में मालम जब्बा केस, $1 बिलियन ट्री कब कैंपेन एंड इस किस्म की जो खैबर बैंक और खैबर का बैंक ऑफ खैबर बैंक, ये सारी हमने तो नहीं रोका। हर जगह पे नैब कहती फिरती है कि जी अदालत ने रोका हुआ है, हम तो तैयार थे करने के लिए। तो आज जजेस ने बुला लिया है। मैंने आपसे कहा था ना, जब हवा बदलती है तो बहुत सी बातें तब्दील होनी शुरू हो जाती हैं। हवा बदल रही है तो अब तो इनको नैब वालों को बुला लिया। अब नैब के पास जवाब क्या है, वो तो कहते फिरते हैं कि जी आपने हमें ये कहा, उन्होंने कहा दिखाएं ना, हमने कहाँ कहा था। तो अब वो जजेस टफ हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब इस किस्म की अकाउंटेबिलिटी नैब की भी होगी, नैब भी अंडर प्रेशर आएगी अब। अच्छा। और चेयरमैन नैब के ऊपर अगर ये पूछा जाता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो क्या जवाब देते। अगर ये जवाब अगर वहाँ दिया जाता तो फिर तो इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने बुला लेना था कि जी आप ये क्या गलत बयानी कर रहे हैं। तो आपको याद होगा आयशा कि एक इंटरव्यू हुई थी चेयरमैन नैब की चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब के साथ, जो कि उसके बाद उन्होंने आके उसके ऊपर एक कॉलम भी 2-3 लिखे और फिर कुछ तबसरे भी किए। उन्होंने कहा हवाओं का रुख बदलने वाला है। और उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि चेयरमैन नैब ने मुझे कहा है कि अब परवेज खटक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और लोगों के भी नाम लिए थे, याद है आपको। तो उसके बाद कि हम सिर्फ, क्योंकि इल्ज़ाम ये लग रहा था ना उस वक्त कि वन साइडेड है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अब देखिए अगले महीने क्या होता है, मैं तो परवेज खटक को भी खड़काऊंगा और फलाना भी करूंगा। और वो उसके बाद फिर क्या हुआ शायद आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाऊं क्या हुआ। वो स्कैंडल की बात तो नहीं करने लगे आप तो सब जानती हैं, आप भी बड़ा फॉलो करके रखते हैं चेयरमैन नैब की आने जाने। तो स्कैंडल आ गया, एक टीवी चैनल ने जो इनके बड़ी करीब हैं पीटीआई के और प्राइम मिनिस्टर साहब के, और वहीं उनके जो चैनल के चेयरमैन हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या मालिक हैं, वो सारा वक्त वहाँ बनी गाला में बैठे रहते थे। तो उनकी चैनल ने फिर ये ब्रेक किया कि जी ये सारी जो स्कैंडल था तो ये आईबी ने रिकॉर्डिंग की हुई थी या किसी और ने की होगी। तो वो फिर उसके बाद चेयरमैन साहब बेचारे कहाँ जाते, वो चुप्पी हो गए। वो छुपना चाह रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को फेस नहीं करना चाह रहे, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस मामले को एक्सेप्ट कर लेगी जो फिगर्स दिए गए, या तलबी उन्हीं तक रहेगी कि चेयरमैन नैब ही आए। नहीं, वो तो अब उन्होंने कह दिया कि चेयरमैन नैब आए, अब वो इस वक्त नहीं आए, आना पड़ेगा। वो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़ेगी नहीं इस मामले को, वो आना पड़ेगा उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे किसी न किसी स्टेज पे। अच्छा, मामला इतना ही सादा है जितना बता दिया गया, ये सब यही जवाब थे, ये तो चेयरमैन नैब भी दे सकते थे इससे पहले। एग्जैक्टली, इसका ये मतलब है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी पीछे रखे हुए हैं जो चेयरमैन नैब से ही पूछेंगे जब वो आएंगे। अच्छा, वैसे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, सवाल जहन में आता है, आपने पहले हमें बताया मुसद्दिक अब्बासी साहब का पास वो क्या रहे हैं, फिर शहजाद अकबर साहब का तस्करा हुआ, नैब भी काम कर रही है, FIA भी चालान वहाँ भी जमा हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए। इनके होते हुए
एक मुशीर बरा एहतसाब लगाने की ज़रूरत हुकूमत को क्यों पेश आती है? आपको याद होगा कि एक FIA के सरबराह को छुट्टी करा दी गई जी। उनका ये कहना है कि मुझे बुला के कहा गया ये करो, ये करो, केसेस ये बनाओ। करो, केसेस करो। तो मैं कैसे कर सकता था? जाली केसेस तो मैं नहीं बनाना चाहता था। उसकी छुट्टी करा दी गई। फिर उन्होंने बाद में आके तो बताया कि जी ये हुआ, याद है आपको? फिर उसके बाद एक नए चेयरमैन साहब को लेके आए वहाँ FIA में, DG लेके आए। फिर शहजाद अकबर साहब को स्पेशल पावर्स दिए गए क्योंकि FIA इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फिर शेख साहब को ये कहा गया कि इसकी ये जो अकाउंट्स यूनिट है, रिकवरी यूनिट बनाया गया और इसको कहा गया कि आप डील करें विद FIA इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर। ये डायमेंशन जो है, ये हिस्सा जो है, ये शेख साहब या इंटीरियर सेक्रेटरी नहीं करेगा, ये आप करें। तो उनको एक पूरी महकमा दे दिया। अब वो दिन रात जाके चेयरमैन नैब को मिलते थे, वहाँ से ब्रीफिंग्स होती थी, वहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। उसके बाद पूरा FIA इनके अंडर था और उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते। 0/0। तो उससे ज़्यादा तो मतलब वसाइल खर्च हो गए। इससे ज़्यादा मतलब है कोई किसको क्या वसाइल मिलेंगे? जी। तो और फिर अभी जो सबसे बड़ा जो डज लगी है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत हो गया, तुमने तो मुझे पता नहीं कौन से हरे बाग दिखाए थे कि मैं अब इनको अंदर करने वाला हूँ, अब पकड़े जाएंगे, अब UK में हम ये कर रहे हैं, वहाँ ये होगा। UK वालों ने शहबाज शरीफ साहब को ग्रीन चिट दे दी। यहाँ तक वो कहते हैं हम सारे रिकॉर्ड भी आपको दे देते हैं, आप देख लें। रिलीज करने ग्रीन टिक की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। जी। तो मतलब है इससे बड़ी ग्रीन चिट कोई दे नहीं सकता किसी को। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत नाराज़ हो गए कि तुम तो मुझे कुछ और कह रहे थे कि हम पकड़ेंगे, वहाँ भी पकड़ेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वहाँ क्लियर हो गया, सारे पाकिस्तान ये समझता है कि बरतानिया की अदालतें फेयर होती हैं और पाकिस्तान की अदालतें इतनी फेयर नहीं होती। तुम पाकिस्तान की अदालतों में भी कुछ नहीं कर सके और वहाँ तो जाके तुम्हारे खिलाफ फैसला आ गया। तो चलो जी, चलो जाओ छुट्टी करो। तो ये हुआ है शहजाद साहब, शहजाद अकबर साहब। तो अब जो ब्रिगेडियर साहब जो आए हैं, जी। अब देखना है ब्रिगेडियर साहब किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इनके क्या तल्लुकात होंगे नैब के साथ, FIA के साथ, बिकॉज इन थियरी इज़ जूनियर टू द FIA DG एंड सो ऑन। और इनका एक अप्रोच भी है। ये भी एक ज़माने में जब वो कंसल्टेंट इनको लगाया गया था तो उस वक़्त मैं बात कर रहा था नैब वालों से जो कि बड़े करीब थे एडमिरल फसी बुखारी के, कि कह रहे हैं वो फसी बुखारी साहब बड़े मुतासर हो गए थे क्योंकि ये जो नोट शोट्स लिख के देते थे और कैलकुलेशंस करके देते थे कि 12 अरब रुपया यहाँ फंसा हुआ है, ये निकाल लूँगा मैं, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो अब भी यहाँ भी मेरा ख्याल है कुछ इस किस्म की बात हुई होगी कि इतने पैसे मैं निकाल के दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। अब बात यह है कि जी यहाँ दो बातें हम इससे बाद फिर आगे कोई और सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं कि इनके पास कितना टाइम है। इनके पास ब्रिगेडियर साहब के साथ उतना ही टाइम है जितना इमरान खान साहब के पास टाइम है। अच्छा। अगर इमरान खान साहब 1.5 साल गुजार जाते हैं तो ये भी रह जाएंगे। अगर खान साहब जो है उसके बाद एक और इलेक्शन जीत जाते हैं तो शायद ये और भी इनको टाइम मिल जाए। और अगर खान साहब की अगले 2 माह के अंदर छुट्टी हो जाती है तो ब्रिगेडियर साहब की भी अगले 2 माह के बाद छुट्टी हो जाएगी। तो अब ये देखना ये है कि इनका जो फेट है कि इनके साथ होगा क्या, ये कितने कामयाब होंगे, ये अब लगा हुआ है इमरान खान साहब के फ्यूचर के साथ। और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के पास कितना टाइम है? उनके पास उतना ही टाइम है जितना इमरान खान साहब के पास है। वो ये ऐसे क्योंकि अगर इमरान खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं जी। तो फिर उनके ऊपर टाइट करना शुरू हो जाएंगे। और अगर वो कामयाब, अगर वो फारग हो जाते हैं खान साहब जैसे भी, तो फिर मरियम और शहबाज शरीफ साहब दंदन आएंगे। ठीक है। अब जाहिर है आने वाला 1 हफ्ता 2 हफ्ता जिनको आप सेंसिटिव करार दे चुके हैं, इंसाफ और हकीकत, वो सारी बातें, कुछ हकीकत और कुछ अफसाना, इसका मुरक्कब है सारा बयानिया जो जिस पे बात हो रही है। और हम वापस आएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद से ना ऐसे मालूम होता है कि जैसे गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर में है क्योंकि इमरान खान साहब तर्जुमानों के इजलास पे इजलास बुला रहे हैं। एक और इजलास आज हुआ और उसमें ये जो खबरें हैं अंदरूनी वो ये हैं कि इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की करप्शन के बारे में कहा कि ये मामलात उजागर किए जाएँ और फिर सेहत कार्ड के बारे में आवाम को बताया जाए कि हमारा कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है और आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा। और फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर फवाद चौधरी साहब ने वज़ीर आज़म को बताया कि ये रूल ऑफ लॉ से मुतालिक है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे 3-4 सालों में कोई स्कैंडल, माली स्कैंडल सामने नहीं आया। आवाम को ये बताया जाए कि शरीफ खानदान कैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। अभी कुछ बाकी है जो आवाम को बताना है सिटी साहब इन मामलात के बारे में?
देखिए यहाँ 3-4 सवाल खड़े हो जाते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि खान साहब का ये कहना है कि उनकी हुकूमत के अंदर कोई करप्शन का केस नहीं आया जी। तो बस मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि नैब चेयरमैन, अभी मैंने बात की थी, जब तफ्तीश करने गए थे बिलियन ट्री वाली प्रोजेक्ट और मालम जब्बा वाला और फिर वो बैंक ऑफ खाइबर का जो, तो वो बहुत बड़े केसेस है करप्शन के, उसको रोक दिया गया और अब अदालतें कह रही हैं कि उनको ओपन किया जाए। तो उसके अंदर तो परवेज़ खटक और भी लोग मिनिस्टर्स आर इन्वॉल्व। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी इनकी कोई इशू नहीं है। फिर आपको पता ही है रिंग रोड जो सारा इशू है इस्लामाबाद पिंडी वाला, जहाँ ज़मीनें ली गई और उसके अंदर बहुत से लोगों के नाम भी आए, जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी आया और लोगों के नाम भी आए। अब वो हकीकत क्या है वो तो हमें नहीं पता, मगर स्कैंडल तो बना और फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी खान साहब ने फ़ारग कर दिया। अब वो भी आज तक नहीं पता चला क्यों फ़ारग किया। क्या खान साहब यकीन करते हैं कि जुल्फ़ी बुखारी वॉज इन्वॉल्व इन इट, या जुल्फ़ी बुखारी किसी का फ्रंटमैन था या नहीं था, आई डोंट नो। मगर बातें इल्ज़ाम तो लगे हैं और जुल्फ़ी बुखारी की छुट्टी भी हुई है और करप्शन के ही इल्ज़ाम लगे थे। बुज़दार साहब की हुकूमत के ऊपर इतने करप्शन के इल्ज़ाम है, इतना कुछ हो रहा है और आप यकीन करें क्योंकि आजकल हुकूमत में हैं तो इसलिए ज़्यादा बातें बाहर नहीं आती, मगर अगर आप कहानियाँ सुने और वो भी और क्योंकि उनका ताल्लुक़ इतने पावरफुल लोगों के साथ है जिनका ताल्लुक़ खान साहब के साथ है ज़ाती, तो इसलिए बात नहीं हम कर पाते, बस वाली चैनल बंद कर देंगे। तो इसलिए ये बातें आएंगी बाहर, जब खान साहब की छुट्टी होगी तो ये सारी बातें बाहर आएंगी, फिर पता चलेगा ये कितना बड़ा पहाड़ था करप्शन का, जिसको छुपा के ये बैठे हुए थे। तो ये कहना कि जी हमारी हुकूमत में करप्शन नहीं हुई, ये तो बिल्कुल एक गलत बयानी है। और मैं आपको बताऊं फाइलें बन रही हैं, फाइलें बनी हुई हैं और बहुत कुछ निकलेगा, ख़ुसूसन पंजाब में निकलेगा और मिनिस्ट्रीज़ में निकलेगा। तो ये अब खान साहब का ये कहना, ये बयानिया भी आया था, एक शुगर स्कैंडल भी आया था, बहुत कुछ है, शुगर स्कैंडल है, वीट स्कैंडल है, पता नहीं क्या कौन कौन से स्कैंडल्स हैं जिनमें इनके लोग थे इन्वॉल्व और उनको बचाया गया है। और बड़े बैड डिसीजंस भी किए हैं जिसके साथ बड़े नुकसान हो गए। पता नहीं उसके अंदर करप्शन थी या इनकॉम्पिटेंसी, हम नहीं कह सकते, हमें पता नहीं है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन को रोक के बैठे हुए हैं और जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उसको पकड़ के ले जाते हैं या उनको डिसअपेयर कर देते हैं या उनके खिलाफ जाली केसेस शुरू कर देते हैं या FBR के नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा दौर है जिससे मीडिया के ऊपर इतनी पाबंदियाँ हैं और इतनी सख्तियाँ हैं कि बड़ा मुश्किल है ये बात करना। लंदन से ज़्यादा आज़ाद मीडिया आप बात कर रहे हैं सेठी साहब और आप कह रहे हैं कि पाबंदियाँ। अच्छा खैर, जब ये सारी बात हो रही है और एक काउंटर नैरेटिव ऑब्वियसली उसके लिए टास्क दिया जा रहा है तर्जुमानों को, तो शेख रशीद साहब बात ये कर रहे हैं आज भी कि जो बात पेज के फट जाने की जा रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक पेज पे है आज ही भी जो हमारी गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट। एक बहुत अहम मुलाकात आज हुई है हमारे आर्मी चीफ DGI/SI और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, PM हाउस में ये मुलाकात हुई है, टेलीविज़न स्क्रीन पर भी सब देख रहे हैं, बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। और इमरान खान साहब जो चीन जा रहे हैं, इत्तलात ये हैं कि उस पर डिस्कस हुआ है। चीन किस लिए जा रहे हैं सेठी साहब, कोई मुआहदे होने जा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं होने जा रहा। चीन में विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं जिसको बहुत से वेस्टर्न ममालिक ने बॉयकॉट किया हुआ है। अच्छा। और चीन के प्रेसिडेंट साहब का ये रिक्वेस्ट थी कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करे, और क्योंकि हमारे पास तो ख़ास विंटर ओलंपिक्स के एक चैम्पियंस ही कोई नहीं है। यहाँ तो विंटर ओलंपिक्स का विंटर गेम्स ही नहीं होती। वो हाँ, एक मालूम जब्बा है जहाँ थोड़ी बहुत विंटर की गेम्स होती है और वहाँ तो एमेचर्स भी नहीं, वहाँ तो जेंटलमैन जाके वहाँ जो 4 पैसे जिसके पास हैं वही वहाँ कुछ कर सकते हैं। हालांकि टूरिज्म पे काम करना था। हाँ, तो टूरिज्म के साथ तो ओलंपिक्स नहीं ना खेलते आप। तो अब बात यह है कि खान साहब को दावत दिया एज अ स्टार, ही इज़ अ विनिंग कैप्टन ऑफ वर्ल्ड कप, तो उनकी वो एक हैसियत है एज अ स्पोर्ट्समैन, और फिर हैंडसम भी हैं, और तो इसलिए उनको बुला दिया गया कि आप आएँ यहाँ आके बैठें। तो बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ हमारी कम से कम किसी ने तो हमारी कदर देखी और हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया। वाले तो फ़ोन भी नहीं करते और सऊदी अरेबिया वाले भी कोई ख़ास खुश नहीं है। तो इसलिए शुक्र है चाइना वालों ने, और कुछ नहीं, किसी ऑफिशियल दौरे पे नहीं, मगर अगर अच्छा है कि विंटर ओलंपिक्स पे बुला एक VIP टिकट दे दिया, आ जाएं, आप बैठ जाएं, तो एक आध तस्वीर भी वो उनकी हो जाएगी खान साहब की प्रेसिडेंट साहब के साथ, तो बड़ी अच्छी बात है। अब लोगों का ये कहना है कि अब जो हमें पैसे चाहिए वो 2 किस्म के मसले हैं। एक तो ये है कि चाइना के हमने बहुत से पैसे देने हैं, अच्छा, और वो ड्यू हो गए हैं,
ये जो सारा सिपेक के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं या जो लोन्स लिए, दूसरे हमने और भी पैसे लेने हैं चाइना से। तो ये ज़रूर चाइना के साथ जाके बात होगी कि हमें कुछ पैसे वैसे दे दें, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें। उनकी तरफ से क्या होगा मैं आपको भी बता देता हूँ, बिकॉज कुछ हमें कुछ थोड़ा बहुत इल्म होता है कि वो उनकी क्या सोच है। वो ये कहेंगे जी आपने सिपेक के अंदर बहुत सारी रुकावटें क्रिएट कर दी हैं फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर एक। नंबर दो, वो ये कहेंगे हमें सिक्योरिटी आपने सही प्रोवाइड नहीं की इसकी वजह से हमारे ऊपर अटैक्स हो रही हैं। तो कंपनसेशन का तो ऐलान कर दिया गया। कंपनसेशन से सिक्योरिटी तो नहीं मिलती ना, जी बंदे तो मारे जाते हैं ना, जी। तो कंपनसेशन इज़ नाइदर हियर नॉर देयर। तीसरी चीज़ वो ये कहेंगे कि आपने हमारे जो मुआहदे थे जो हमने आपके साथ किए थे वो टॉप सीक्रेट मुआहदे थे, वो शहबाज शरीफ साहब भी वो दिखा नहीं सके, आज तक वो सील्ड थे, क्योंकि उसके अंदर बड़ी सख्त टर्म्स चाइना ने लिए हैं। और वो अगर हम वो पब्लिक कर देते तो कुछ तनकीद होती चाइना के ऊपर कि चाइना ने इतने महंगे लोन्स दिए, इतने सूद इतना ज़्यादा लिया है वगैरह वगैरह। तो इसलिए चाइना ने ये कंडीशन रखी थी कि हम पैसे भी देते हैं, काम भी करते हैं, मगर आप हमारे जो मुआहदे हैं ये आप पब्लिक नहीं करेंगे। व्हाट अबाउट IMF? तो IMF ने आगे यहाँ ये बात कही कि जब तक आप हमें वो मुआहदे नहीं दिखाएंगे हम बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तो आज इन्होंने पूछा कि हमने तो वादा किया हुआ कि हम वो नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कहा जी फिर जाओ गुड़ियाँ उड़ाओ जाके, फिर असी नहीं थोड़ा गल करते। तो उन्होंने कहा आपने क्यों देखने हैं, क्या देख के क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा हमने ये देखना है कि जो कर्ज़े आपने लिए हुए चाइना से वो भी तो आपने वापस करने हैं ना। हम ये नहीं चाहेंगे जो पैसे आप हमसे कर्जा ले रहे हैं और वो वापस उधर वो आप कर्जा हमसे लेके उनके कर्जे पूरे कर दें, हालांकि वो बड़े महंगे कर्जे हैं और हम तो आपको 1 या 2% पे दे रहे हैं कर्जा, उनको आपने 12-13% पे देना है। तो ये हम देखना चाह रहे हैं कि आपने उनके साथ क्या मुआहदा किया हुआ है और हम आपको कैसे रोक सकते हैं कि हमारा पैसा उनको ना दें आप। अच्छा, तो इसलिए फिर IMF ने जब ये कहा तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो इन्होंने फिर बड़ी खुफिया तरीके के साथ IMF को दिखा दिया। और फिर IMF को जब दिखाया तो चाइना वालों को पता चल गया कि इन्होंने हमारे मुआवजे दिखा दिए। इस वक्त IMF और वाशिंगटन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के ख़िलाफ़ और बरतानिया की एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोप वालों चाइना के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज बनाया हुआ है इकोनॉमिक्स के ऊपर। उसके अंदर जो मेन पेग है वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने जो लोन्स दिए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को इन मुल्कों को मोहताज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मिलिट्री सुपेरियॉरिटी के साथ नहीं, इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो चाइना क्रिएट कर रहा है हर मुल्क के ऊपर, और बड़े तरीके ये इस तरीके से लोन्स दे के और इनको एक्सपोज किया जाए। इसलिए अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में पिछले 6 माह हुए एक टीम, प्राइवेट सेक्टर की एक टीम जिसके अंदर एक पाकिस्तानी भी हैं और बाकी गोरे हैं, उन्होंने एक बहुत डिटेल स्टडी की है ऑन सिपेक, जो कि उन्होंने कहीं से इधर से डेटा पकड़ा किया, इधर से किया, जिसके जो मेन कंक्लूजन्स हैं वो यही थी कंक्लूजन्स कि ये सिपेक के जो लोन्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़े अनफीजिबल हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को इनको आगे बढ़ाना। इसीलिए इमरान खान की हुकूमत ने इनको रोक दिया था और चाइनीज़ इसलिए नाराज़ थे कि आपने हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रोक दिए। अभी भी हम, आप सुन नहीं रहे यहाँ जो बातें हो रही हैं, वेस्ट की तरफ पिवट करो, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ना करो। अच्छा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी यही कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर इतना ना करो, उधर करो, वेस्ट की तरफ करो। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये अदारे जो 1-1, 1.5, 2-2% के ऊपर आपको देते हैं और उसके साथ तजारत भी चलती है, बाकी इंटरनेशनल बैंक्स भी आपके होते हैं, आपके सुकूक बॉन्ड्स भी फ्लोट हो जाते हैं। आज आप इनको छोड़ देते हैं तो आपका एक इंटरनेशनल बॉन्ड नहीं फ्लोट हो सकेगा, आप इंटरनेशनली पैसे रेज ही नहीं कर सकते। अच्छा। चाइना आपको जिसे कहते हैं ना कि लोन नहीं देता, मतलब एक ग्रांट नहीं देता, एड नहीं देता, वो लोन्स देता है और हाफ द लोन्स आर वेरी हाई इंटरेस्ट, और दूसरी ये वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके अंदर वो जो पैसा आता है वो बहुत हाई रेट के ऊपर वो अपने रिटर्न्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पावर प्रोजेक्ट लगाना है चाइनीज़ ने और अगर आपने वर्ल्ड बैंक के किसी प्रोजेक्ट में लगाना है तो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट का जो रेट होगा वो कम होगा, चाइनीज़ पावर प्रोजेक्ट का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो समझते हैं उनकी रिस्क बड़ी ज़्यादा बड़ी है और वो वैसे भी आपको अपनी तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ एक माहौल ऐसा बन गया अंडर इमरान खान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट कि चाइना के ऊपर इतनी डिपेंडेंस ना की जाए। मिलिट्री ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री ठीक चल रहा है, हम उनसे नो हाउ नॉलेज और टेक्निकल नो हाउ ले रहे हैं और जहाज़ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, टैंक्स बनाए हमने, मगर इकोनॉमिक्स डिपेंडेंस जो है वो इनके ऊपर नहीं करनी चाहिए। तो ये अब जाएंगे वहाँ और अब ये जाके क्या बात करेंगे कि हमें आप पैसे दे दें, हमें 2%, 3% पे लोन दे दें। चाइना ने आज तक आपको कभी ऐसे पैसे नहीं दिए और किसी को देते भी नहीं हैं।
मगर आजकल के हालात क्या हैं, ये कितने कामयाब होंगे या नहीं होंगे। एक बात मैं जाते जाते कह दूं कि ये एक कॉमन परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर आयशा, हमारी सियासी जमातों में, खसूसन पीटीआई में और नून लीग में और पीपीपी में, ये तीन में, कि चाइना से पैसे भी मिल सकते हैं, अगर लोन्स नहीं मिलते तो कम से कम प्रोजेक्ट लोन्स मिल जाते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रोजेक्ट लोन। तो जरदारी साहब ने ये मामला शुरू किया था, नवाज शरीफ साहब ने इसको आगे बढ़ाया और इमरान खान साहब ने आके जब देखा तो IMF पहुंच गई और उससे आगे इसके ऊपर हॉल्ट कर दिया। इसलिए इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल। तो ये 2 फरवरी तक दोबारा रिव्यू चला गया IMF का, ये डिले से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये डिले तो इसीलिए ना कि हम खुद डिले कर रहे हैं। हाँ, वो मिनी बजट सेनेट में लेके जाना, वहाँ से अप्रूव, अभी उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो तो एक दिन में हो सकता था, मगर इन्होंने उसको भी डिले किया है। मेरा ख्याल है इन्हें इस बात का एहसास है कि अब पता नहीं आगे सूरत हाल कैसे बनने जा रही है जी। तो ये थोड़ी बहुत डिले करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को। अब मैं इधर ही बात छोड़ देता हूँ। सूरत हाल कैसी बनने जा रही है, सूरत हाल क्या बनेगी क्या नहीं, लेकिन शेख रशीद साहब ने ये कहा है। अब आप उधर वापस शेख रशीद साहब के हाथ रख दिया है। नहीं, वो कह रहे हैं ऑपोजिशन अदम एतमाद से भाग गई है। कल का इंप्रेशन भी पीडीएम ने ये दिया है। आपने जो बात कही कि ऑपोजिशन की बात की जी, ऑपोजिशन मेरा ख्याल है कुछ चलाकियां कर रही है। ऑपोजिशन एक तरफ तो मार्च की बात कर रही है कि हम तो वो करेंगे। मैंने पहले से कहा हुआ है कि वो नहीं होना, याद है आपको? मैं अभी भी अपनी बात पे टिका हुआ हूँ कि वो जो आएगा तो देखा जाएगा ये होता है या नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि अपोजिशन ने इस वक्त 2 चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी थी, अभी तक दी नहीं जो जितनी देनी चाहिए थी। एक तो इनको फोकस करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि जी आपका वो जो जजमेंट आनी है वो क्यों नहीं आई। आपको पता है आयशा आज क्या हुआ? आज एक खबर ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले फैसला किया था कि स्क्रूटनी कमेटी की जो सारी रिकॉर्ड है, खुफिया रिकॉर्ड भी है, वो भी पब्लिक किया जाए जी। और 1 हफ्ता हो गया अभी तक वो पब्लिक नहीं हुआ। और आज बाबर साहब ने अकबर एस बाबर साहब ने फिर एक पिटीशन की है इलेक्शन कमीशन के आगे कि जी आपने कहा था ये पब्लिक रिकॉर्ड करेंगे, अभी तक किया क्यों नहीं? और उसके बाद फिर उनका फैसला भी आना है। नहीं तो इसमें आपको क्या डिले की वजह लग रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रही पब्लिक क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये पब्लिक तो होना चाहिए। जब 18 जनवरी को कह दिया गया कि सभी कुछ पब्लिक होगा, हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा सिटी? तो मेरा ख्याल है इससे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद मैं डिस्कस नहीं कर सकता। समझ नहीं रही है, डिस्कस नहीं कर सकता? नहीं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, तो ऑपोजिशन इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही? चाहिए, मैं ये तो कह रहा हूँ डिस्कस मैं नहीं कर सकता, मगर उनको इसको तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, वो खुद उनको पता है। और दूसरी बात ये कि जजमेंट भी एक आनी है, एक नहीं 2 जजमेंट भी आनी है। एक फैसल वाडा साहब के बारे में आनी है और एक इमरान खान साहब के और पीटीआई के बारे में भी आनी है। फॉरेन फंडिंग के तो हम मुंतजर हैं कि वो कब आएंगी। जो भी आए हम तो चाहते हैं, अब आए ना, 7 साल हो गए, बहुत हो गया। हाँ। अब बाहर आए, बातें देखें हमको होता क्या है। आप ही कुछ अपनी अदाओं पे गौर करें, हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। सेठी साहब, आप अपोजिशन को मशवरे देते रहते हैं, अपोजिशन जो मशवरा मैंने देना होता है मैं इस चैनल पे देता हूँ, मैं खुफिया कोई मशवरे नहीं देता। मेरा मशवरा एक तजिए के तौर पे वो आप ले लें। अपोजिशन को ये करना चाहिए ना, ये नहीं कि ऑपोजिशन के ये ऑप्शंस हैं, ये ऐसा ऑप्शन है, ये ऐसा ऑप्शन है, ये ऐसा ऑप्शन। अच्छा, आप पे खुद फैसला करें, मेरा काम है तजिया करना। हाँ, लेकिन ये हसास मामला करार दे रहे हैं शायद खाकान अब्बासी साहब अभी तक। अच्छा, हाँ, ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तहरीक अदम एतमाद हसास मामला है। बस फिर 1 हफ्ता 10 दिन ठहर जाए ना, इतनी काली की पई है, ठहर जाओ। 3.5 साल गुजारे जाए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन ठहर जाओ। अच्छा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन इसी साल के? अब इस साल में तो इतने रहे नहीं अब। अच्छा। बस साल तो खत्म हो गया, नया शुरू हो गया। असल में मौलाना फजल मेरा मतलब है अगले 10-15 दिन ठहर जाएं, कोई खबरें आएंगी, अच्छी होंगी बुरी होंगी, हमें क्या पता। मगर मेरा ख्याल है कुछ चीजें होने वाली हैं। अच्छा। वो क्या होने वाली हैं तो देखिए क्या होता है। असल में वो जहन में तब आया ना थोड़ा सा डाउट। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा था कि हमसे वादा किया गया था कि मार्च में ये निजाम लपेट दिया जाएगा। तो जब सवाल पूछा गया जी, जब वो धरने पे गए थे, तो उन्होंने कहा हमसे मार्च तक का वादा किया गया था जी। तो उनसे फिर ये भी कहा गया कि कौन से साल का मार्च। तो मैं भी इसीलिए ये सवाल पूछ रही थी कि कौन से साल के 10-15 दिन आगे जाना है। जाहिर है मैं तो आज बात कर रहा हूँ। 10-15 दिन। अच्छा, मैं मौजूद की बात कर रहे हैं। 10-15 दिन में कोई खबर तो आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए, लोग बड़े बेचैन हैं, कोई खबर मिलनी चाहिए, यार या पार खबर होनी चाहिए। ठीक है, खबर का इंतजार करते हैं और हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवाल शामिल करेंगे। सेठ साहब अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा आपसे सवाल है कि पीडीएम के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ऐलान कर चुके हैं कि अब अंपायर न्यूट्रल हो चुका है, यानी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। उन्होंने शफकत का हाथ उठा लिया पीछे से। इसमें थोड़ा सा गौर प्लीज़ ज़रा फरमा दीजिए। सेठी साहब, नवाज शरीफ साहब को यकीन हो चुका है कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो गई है। ये खबरें आई हैं जो कल पीडीएम का इजलास हुआ और आज ही एक बड़ी मीटिंग हुई वज़ीर आज़म हाउस में। तो ये क्या हो रहा है? ये कोई इंसिडेंस है? नवाज शरीफ साहब को कोई मैसेज दिया जा रहा है? इससे क्या मतलब, मुराद क्या है? नहीं आयशा, मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाट्स द इशू। नवाज शरीफ साहब ने, ये ARY या किसी चैनल ने ये कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने अपने ख़िताब में वहाँ पीडीएम की मीटिंग में ये कहा है कि हमारे लिए हालात बेहतर हो रहे हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई। मुझे यकीन है कि मुझे यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई, इसलिए हमारे लिए अब कुछ मौका है जी कि कुछ करें हम कुछ। तो उधर से आपका सवाल ये आता है कि जी ये जो नेक्स्ट डे ही कोई मीटिंग हो गई है वहाँ। हालांकि विजिट अभी 3 को है चाइना का। अगर हम ये भी कह लें, स्पेकुलेट कर लें कि इसलिए, तो मैं ये सवाल पूछता हूँ, काउंटर सवाल पूछता हूँ कि देखिए, इस न्यूट्रल होने का ये मतलब तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की मीटिंग नहीं हो सकती, या प्राइम मिनिस्टर की और DGISI की मीटिंग नहीं हो सकती। देखिए, न्यूट्रल का ये होना है कि अब वो उनका सहारा नहीं बनेंगे सियासी मामलात में, मगर रियासत के जो मामले हैं वो तो मुश्तरका तौर पे तय होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं वो, तो उसके साथ ये हस्बे मामूल मीटिंग्स जारी रहती हैं। तो ये बिल्कुल दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब याद करते हैं आर्मी चीफ को तो आर्मी चीफ जाते हैं, अगर कोई मीटिंग होती है सिक्योरिटी काउंसिल की या किसी और चीज़ पे भी तो मीटिंग्स होती हैं। सवाल ये नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि अब अगर हम कोई कार्रवाई करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ सियासी तौर पे नहीं खड़ी होगी। वो कहेंगे आप खुद डील करें इन चीज़ों के साथ। पहले ये था कि जी इलेक्शन भी जिता दी, ये हो गया वो हो गया, अब वो खाते बंद हो गए, ये उनका कहना है। इससे ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं की। अब बात यह है, जो आप और हम जैसे लोग जो देख रहे हैं, हम भी तो सबूत चाहते हैं ना कि वो न्यूट्रल हो गए कि नहीं हो गए। शायद नवाज शरीफ साहब को शायद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि वो न्यूट्रल हो गए, मगर हम तो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि जी न्यूट्रलिटी उस वक्त पता है चलेगी जबकि खान साहब के ऊपर कोई क्राइसिस आएगी। अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है या कोई और कोई चीज़ होती है तो फिर पता लगेगा कि न्यूट्रल है या नहीं है। अगर तो गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे टेलीफोनों के ज़रिए और लोगों को कहेंगे जाएँ तो फिर तो न्यूट्रल नहीं है। और अगर चुप करके बैठे रहेंगे तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने कोई मदाखलत नहीं की। अच्छा। तो अभी वो वक्त आने वाला है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, पहले तो हम पीडीएम के इजलास तक इंतज़ार कर रहे थे, अब ऐसी खबरें भी, ऐसी इतलात भी हैं कार्रवाई करने की। आपने बात की कि अगर हम कार्रवाई करें तो वो उनका हिस्सा ना डालें, जैसे उनका साथ ना दें, जैसे माजी में देते रहें। पंजाब की हद तक की अदम एतमाद आ जाता। सुना है नून लीग ये ऑप्शन अपने हाथ में दबा के बैठी। नहीं, देखिए, नून लीग के पास कुछ ऑप्शन होंगे ना जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं, मगर फिर लोगों को साथ लेके चलना पड़ता ना। पंजाब में अगर इन्होंने कोई तब्दीली करनी है तो चौधरीज के साथ बैठ के कोई बातचीत करनी पड़ेगी ना। अच्छा। उनके साथ बैठ के कुछ मुआहदे करने पड़ेंगे ना। पीपल्स पार्टी का तो खास स्ट्रेंथ नहीं है पंजाब के अंदर। जो 10-12 लोग हैं जिनको इधर उधर करना है चौधरीज के पास है। सेंटर के अंदर अगर 10-12 लोग इधर उधर करने हैं वो जहांगीर तरीन के पास है, और वहाँ तो पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत है। तो इसलिए वो मुआहदे जो हैं वो अब जब तक शुरू नहीं होंगे, आपस में बैठ के बातें नहीं होंगी, उस वक्त तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लॉन्च करना कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद मुनासिब नहीं है। अभी तक तो हमें कोई खबरें नहीं आई। आज एक खबर आई है कि मौलाना ने जमात इस्लामी के अमीर के साथ रब्ता किया है, मुलाकात की है। अब देखें आगे, अगर मौलाना की कल को ये पता चले कि मौलाना उठ के कराची चले गए जरदारी साहब को मिलने, या तो फिर हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हम ये कहेंगे कि जी मुआहदे अब बात बनी, अब ये मिलना शुरू कर दिया, कुछ मुकमुका हो रहे हैं, मगर अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तवक्को करना कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुआहदों के बगैर लॉन्च हो जाएगा, शायद कुछ थोड़े बहुत खुफिया मुआहदे हो गए हों तो हमें पता नहीं है। मेरी चिड़िया ने तो अभी रिपोर्टिंग नहीं की इस किस्म की। आपकी चिड़िया पर भी एक केस बनवा देते हैं अगर वो खबरें नहीं दे रही तो, ताकि खबरें देना शुरू हो जाए। किसी वक्त भी हो सकता है, देखिए ना, ये एक खुली बात है जी। आपने आज भी मुझे बताया कि जी मौलाना ने जमात इस्लामी के साथ रब्ता कर लिया, तो मैं यही कह रहा हूँ आप देखते चलें। सारी पेशन गोइयाँ यही हैं कि अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर हमें कुछ खबरें मिलेंगी। अब वो क्या खबरें होंगी ये तो देखना है। ये शायद मियां नवाज शरीफ साहब को पता होगा, या शहबाज शरीफ साहब को पता होगा, या मौलाना को पता होगा।
या जरदारी साहब को पता होगा या सबको पता होगा, छुपी नहीं रहती। हाँ हाँ। ये खान साहब को भी पता चल जाएगी। जब कोई चीज़ डेवलप होने लगेगी ना तो खान साहब को भी पता चल जाएगा। अच्छा, और जब उनको पता चलेगा तो फिर असली बात आएगी। फिर वो खतरनाक साबित होंगे। हाँ, कि वो मतलब है वो करते क्या है। अच्छा, वो करते क्या है? खतरनाक होगा या भाग जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है वो खतरनाक साबित होंगे। इस पर एक सवाल भी आया। और जब खतरनाक होंगे तो आगे से खबरनाक वाले भी बैठे हैं। जब नाक की बात हो रही है ना, तो जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर देखते हैं। सेठी साहब अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने अभी हालिया तकरीर में ये बात बहुत क्लियरली कही है कि बल्कि जो उन्होंने धमकी दी है कि मैं सड़कों पर आने के बाद ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा और आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी और आपको कभी कहीं लंदन भागना पड़ेगा, कहीं और भागना पड़ेगा। और आगे ही पहले बहुत लोग भागे हुए हैं लंदन। तो इससे तो बहुत क्लियरली इनका इशारा जो है वो अपोजिशन की तरफ नहीं है, किसी और तरफ है। इमरान खान साहब की जो धमकी है उसका अभी तक डायसेक्शन जारी है कि वो उन्होंने कहा किसको था, लेकिन इसमें माजी क्या बताता है? खतरनाक वज़ीर आज़म साबित हो सकता है? सूरत हाल बड़ी इस वक्त वॉलेटाइल है, नाजुक है। खान साहब या तो लेट जाएं या खड़े हो जाएं, ये बीच दरमियानी बात नहीं चलेगी। और तो अब कैसे होगा ये, अब आप चलते जाएं, अब मेरे से क्यों पूछते हैं आप ये? अच्छा, आपने कहा अगर वो अकड़ गए तो ये सिविलियन बालादस्ती के लिए पहली ज़रब नहीं होगी खान साहब की? ये सिविलियन बालादस्ती की बात बड़ी हम करते हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं ही करता हूँ जी कि ये सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। हाँ। मगर हकीकत कुछ और है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ये आवाम के ज़रिए आते हैं, ठीक, उसके बाद ये गड़बड़ करते हैं, काम शाम करते कोई नहीं, छोटे मोटे पैसे बनाने शुरू कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, या नाइली हो जाती है, ठीक। और उसके बाद आवाम इनका साथ छोड़ देती है और फिर जो दूसरे फोर्सेस हैं वो तगड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है अब हम कर लेते हैं, इसीलिए फिर निकाले जाते हैं। तो इसलिए याद रखना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर सिविल मिलिट्री जो इक्वेशन है जी वो काफ़ी पुराना इम्बैलेंस में है। हाँ। वो जब बैलेंस करना होगा तो इनकी कारकर्दगी बेहतर होनी पड़ेगी, ज़िम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा और डिलीवरी देनी पड़ेगी। जब आप ये करेंगे तो फिर मिलिट्री अथॉरिटीज़ पीछे हट जाएंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि माजी में किसी भी हुकूमत ने इस सतह का डिलीवर नहीं किया कि इंटरवेंशन ना हो। हाँ, इसका ये मतलब कुछ लिया ना जा कुछ सकता ऐसी है। बातें कर देते हैं, ये चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही आपसे चाहेंगे इजाज़त और आपसे यही कहेंगे कि इस नंबर पे वीडियो मैसेज के जरिए अपना सवाल सेठी साहब के सामने रखिए, फीडबैक भी दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।